गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है 12th चैप्टर चल रहा है शैशवावस्था में पोषण। इससे पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था में कैसा पोषण चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में शिशु के लिए सबसे जो उत्तम आहार है वो क्या है। तो अगर देखा जाए नवजात शिशु का जो उत्तम आहार है वो है माँ का दूध। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात जो नवजात की स्थिति में रहता है, उस नवजात शिशु के लिए सबसे जो परिपूर्ण रूप से अगर पोषण का कार्य करता है तो वो पोषण का कार्य करने वाला जो तत्व है वो है माँ का दूध, या जो माँ का दूध है वो शिशु के लिए पूर्ण आहार का कार्य करता है। अब कई बार क्या ऐसा होता है कि माँ का जो दूध है वो बच्चों को मिल जाए तो बच्चों के लिए सुपोषित कहलाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर माँ जैसे बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, या बच्चे को दूध पीने में कोई समस्या है, या माँ किसी लंबे रोग से ग्रसित है, संक्रामक रोगों से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में वो महिला बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है तो बच्चे को उसका जो पोषण है वो पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। अब माँ का जो दूध है उसमें प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमताएं पाई जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसका अर्थ निकाला जाए तो जो बच्चा माँ से दूध प्राप्त करता है उसमें एक प्रतिरक्षा पाई जाती है, या फिर यूँ कह सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, जो कि बच्चे को जब माँ का आहार माँ का जो दूध है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो उससे प्राप्त होता है, जिसमें कई तरह के बच्चों को एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रतिरक्षी हैं वो बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं। और स्तनपान कराने से बच्चे में और अगर महिला में देखा जाए तो प्यार है, वात्सल्य है, स्नेह है, इस तरह के जो भाव है महिला और बच्चे दोनों में उमड़ कर आते हैं और बच्चे को और माँ का जो संबंध है वो घनिष्ठ बनता है। अब जो माँ के दूध में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, या जिसकी वजह से बच्चे को संपूर्ण आहार कहा गया है बच्चे के लिए माँ का दूध, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि माँ का जो दूध है उसको ईश्वरीय वरदान कहा गया है। ईश्वरीय वरदान कहने का कारण ये है क्योंकि ये जन्म के समय तुरंत ही बच्चे को प्राप्त हो जाता है और इसको ईश्वरीय देन भी कहा गया है, क्योंकि जो बच्चे को ये भगवान के द्वारा बनाया गया भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे बच्चे को ज़रूरत है उसी रूप में बच्चे को दूध की प्राप्ति होती है। बच्चे के पाचन अंगों के अनुकूल ये दूध बना हुआ होता है, जिसको बच्चा जन्म के तुरंत बाद आसानी से प्राप्त भी कर लेता है और आसानी से पचा भी लेता है। फिर आता है ये जो है सदैव उपलब्ध होने वाला है, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं माँ के दूध में जो आवश्यक जो महत्वपूर्ण है, माँ का दूध क्यों महत्वपूर्ण है, जिसमें जो सबसे पहला है वो है सबसे पहला आता है ईश्वरीय वरदान, यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त देन है जो बच्चे को कभी भी किसी भी रूप में मिल जाती है। दूसरा आता है सदैव प्राप्त होना, सदैव उपलब्ध। माँ का दूध बच्चे को कभी भी किसी भी स्थिति में प्राप्त हो जाता है, जिसमें बच्चे को जैसे बच्चे की मांग है, यानी कि बच्चा जब भी रोता है या जब भी उसको दूध पीने की आवश्यकता है तब बच्चा माँ के शरीर से आसानी से दूध को प्राप्त कर सकता है। अब इस दूध को ना तो गर्म करने की आवश्यकता होती है, ना ही इसको बनाने की आवश्यकता है, ना ही कहीं से खरीद कर लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बच्चे की माँ के द्वारा बच्चे को आसानी से प्राप्त हो जाता है। और ये जो दूध है हमेशा ताज़ा होता है, सुपाच्य होता है और एक निश्चित तापक्रम पर बच्चे के लिए बना हुआ रहता है। फिर आता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनो
इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो है, माता के दूध में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स उपस्थित रहता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। इसमें IgA मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि बच्चे में अल्प मात्रा में IgG तथा IgM भी पाया जाता है और बच्चे के ये पोषण के लिए भी आवश्यक है और विभिन्न रोगों से, संक्रामक रोगों से बच्चे को बचाने के लिए भी इसमें कई तरह के प्रतिरक्षी और एंटीजन्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चों को रोगों से ग्रसित होने से रोकते हैं। फिर आता है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स जो है माता के दूध में पाए जाते हैं और इनमें जो जानवरों के दूध की अपेक्षा कर देखा जाए तो अधिक मात्रा में ये होते हैं, जिसमें 2 mg जो हैं या 2 मिलीलीटर में पाए जाते हैं। इसमें जीवाणुओं से लड़ने की जो है अद्भुत क्षमता पाई जा सकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनके अंदर पाई जाती है, ताकि विभिन्न रोगों से आसानी से लड़ा जा सके और इन रोगों को शरीर में प्रवेश करने से रोका भी जा सके। अगला आता है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन यह भी दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, जो कि प्रचुर मात्रा में माँ के दूध में ये लैक्टोफेरिन पाया जाता है। इसमें लौह तत्वों को बांधने की क्षमता पाई जाती है, या यूँ कहा जाए कि एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण गुण पाया जाता है, ताकि वो लौह तत्वों को आसानी से बांध सके और यह शिशु में कई बार रक्त अल्पता, एनीमिया जो रोग है उनको होने से रोकता भी है और बचाता भी है, क्योंकि ये जो बच्चे में लौह तत्व की जो मांग है या लौह तत्व की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि जैसे ही ये शरीर में इसकी मात्रा पूरी होगी लैक्टोफेरिन की, तो ये अपने आप उस लौह तत्व को बांधे रखेगा और शिशु में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग रक्त अल्पता को होने से रोकता है। यह साथ ही इसमें जीवाणुओं को मारने की क्षमता भी होती है, यह जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है और जानवरों के दूध में जो लैक्टोफेरिन है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि माँ के दूध में लैक्टोफेरिन की जो मात्रा है बहुत अधिक पाई जाती है। फिर अगला आता है लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर। लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर जो है ये माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है, जो कि एक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो ये गाय के जो दूध में है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है। यह कारक लैक्टोबैसिलस बिफिडस जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं के विकास में, उनकी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे कि शिशु में जो ये बैक्टीरिया है उसके आंत में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी जो पाचन क्रिया है उसको बनाए रखने में सहायक होता है या उसमें पहुंचा दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये जीवाणु पाचन जो क्रिया है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं या उसको बनाए रखने में अपनी अहम जो भूमिका है वो निभाते हैं। फिर अगला आता है स्टेफाइलोकोकस अवरोधक कारक। स्टेफाइलोकोकस अवरोधक कारक है, यह भी एक प्रकार का जीवाणु है जो शिशुओं में विभिन्न रोगों को पैदा करता है। अगर माता के दूध में इस बैक्टीरिया के जो प्रतिरोधक कारक होते हैं वो मौजूद रहते हैं, जिसके कारण ये जो बैक्टीरिया है शिशु को रोगग्रस्त नहीं करने देता है या रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्टेफाइलोकोकस जो है अवरोधक कारक का कार्य करता है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया है या जीवाणु है या रोगाणु के प्रवेश करने पर उनको बाहर निकाल देता है, उनको नष्ट कर देता है। उसी के अलावा यह वसीय अम्ल जो है वो उसको व्युत्पन्न करते हैं, तो ये अपना जो फैटी एसिड डेरिवेटिव जो कार्य है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
फिर अगला आता है लिम्फाइड कोशिकाएं। लिम्फाइड कोशिकाएं, माँ के दूध में लिम्फाइड कोशिकाएं अधिक संख्या में उपस्थित रहती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का उत्पादन करती हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं उसको निर्मित करके उसको बाहर निकालती हैं, जिससे कि रोगों से रोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ती है। और ये साथ ही उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो हैं मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स मैगोफेगस का जो निर्माण करते हैं, और जिसकी वजह से जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं या जो हानिकारक रोगाणु हैं उनको मारने की जो एक अद्भुत क्षमता कहा जाए या एक विलक्षण क्षमता जो होती है उसको ये निर्मित करने का कार्य भी करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस प्रकार जो माता के दूध में उपस्थित जो बैक्टीरिया है या जो लिम्फाइड कोशिकाएं हैं, उन लिम्फाइड कोशिकाओं में अनेक रोगों से सुरक्षा करने की एक सुरक्षा प्रदान भी हमारे शरीर को ये करते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि जो ये लिम्फाइड कोशिकाएं ये शिशु को विभिन्न रोगों से लड़ने और उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी और जो लौह तत्व है वो माता के दूध में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी भी रोग रोधक क्षमता विद्यमान होता है, जो कि बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम है, स्कर्वी रोग है या जो त्वचा के रोग हैं आदि से बच्चे की रक्षा करते हैं, उनको बचाने का कार्य भी करते हैं। विटामिन सी जो है बच्चों में अगर देखा जाए तो मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं या स्वस्थ मसूड़ों का निर्माण का कार्य भी करते हैं। लोहे की आवश्यक मात्रा जो कि बच्चे को आवश्यक होती है वो माँ के दूध से शिशु में प्राप्त हो जाती है, या उसके शिशु के लिए जितने लोह तत्व की आवश्यकता होती है वो माँ के दूध में विद्यमान होती है। 4 माह तक शिशु के लिए आवश्यक जो विटामिन सी है और जो लोह तत्व है उसकी जो पूर्ति अगर देखी जाए तो माँ के दूध से पूरी हो जाती है, या बच्चे को जो माँ का दूध प्राप्त होता है उसमें 4 माह तक बच्चे को जो विटामिन सी और लोह तत्व की जो आवश्यकता है वो उसी से ही प्राप्त हो जाती है। अलग से बच्चे को विटामिन सी युक्त आहार या लोह तत्व युक्त आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार इसकी कमी शिशु को देखा जाए तो नहीं होती है, क्योंकि माँ के दूध में बच्चे के लिए परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। फिर आता है असंतृप्त वसीय अम्ल। माता के दूध में असंतृप्त वसीय अम्ल जैसे ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल आदि जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो वसीय अम्ल है शिशु के आमाशय में सरलता से और आसानी से, सुगमता से पाए जाते हैं, जो कि उसके आमाशय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर ये देखा जाए तो जानवरों के जो दूध में संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि ब्यूटाइरिक अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे में जो पाचन है सरलता से नहीं हो पाता है, यानी कि बच्चा जो है वो जानवरों का जो दूध है वो आसानी से नहीं पचा पाता है। जबकि माँ के दूध में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाने के कारण बच्चा उन दूध को आसानी से पचा भी लेता है, उसको कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर जैसे बच्चा जानवरों का दूध जो प्राप्त करता है उसमें जो संतृप्त वसीय अम्ल है उनके पाए जाने के कारण बच्चा जब उसको नहीं पचा पाता है, अपच हो जाता है, तो अपच की वजह से बच्चे में दस्त वगैरह जो की समस्या है वो अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। फिर आता है प्रोटीन नरम और मुलायम होना, दही का निर्माण होना। माँ का जो दूध है बच्चे के आमाशय के अनुकूल होता है या पाचन तंत्र के अनुकूल बना हुआ रहता है।
अब ये जो दूध है वो असंतुलित वसा अम्लों से युक्त होता है, जो कि बच्चे के द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है और पचने के पश्चात ये आसानी से दही में बदल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को कोई भी समस्या नहीं रहती है। अब इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन दही बनता है, जो कि अत्यंत छोटे कणों वाला होता है, नरम होता है और साथ ही साथ बहुत ही अधिक मुलायम होता है, जो कि बच्चे के द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है और बच्चा आसानी से उसको पचा भी लेता है। लेकिन कई बार जैसे जानवरों के दूध में केसिन पाया जाता है, उसकी मात्रा अधिक होती है और उसके पचने की वजह से जो दूध में से जो दही बनता है वो दही थोड़ा कड़ा होता है, कठोर भी हो सकता है और सख्त होने की वजह से आसानी से नहीं पचाया जाता है और बच्चे को थोड़ा पचाने में समय लगता है, जिसकी वजह से बच्चे में कई तरह की समस्या जो है शिशु के पाचन तंत्र से संबंधित वो देखी जा सकती है। फिर आता है बच्चे में अगर देखा जाए तो उचित संगठन। अगला जो है उसमें हम देख सकते हैं 12वां पॉइंट जो है उचित संगठन। उचित संगठन का मतलब है कि जो बच्चे माँ का दूध प्राप्त कर रहा है, माँ का दूध बच्चे के लिए उचित तापमान पर उचित संगठन से युक्त होता है, जिसमें जो भी देखा जाए तो वसा अम्ल वगैरह की जो मात्रा है वो संपूर्ण रूप से सही प्रकार से पाई जाती है, जिसको एक नवजात शिशु आसानी से उस दूध को पचा सकता है, उसको सुपाच्य रहता है और उसके पाचन अंगों के अनुकूल बना रहता है, ताकि किसी शिशु को कोई भी समस्या ना हो। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य, सुसंगठित होता है और आसानी से प्राप्त होने वाला और एकदम बच्चे को स्वस्थ और सुपौष्टिक बनाए रखने वाला होता है। शिशु में साथ में अगला जो पॉइंट है वो है शिशु में सुरक्षा का भाव। शिशु में सुरक्षा के भाव से तात्पर्य है कि जब बच्चा माँ की गोद में रह के दूध पीता है या जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसी स्थिति में एक माँ के द्वारा बच्चे के सर पे हाथ घुमाया जाता है, उसके कमर, पीठ वगैरह को सहलाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ही ज़्यादा प्रेम, वात्सल्य, स्नेह भाव जो है वो उमड़ते हैं और माँ और बच्चे का जो एक संबंध है वो और अधिक घनिष्ठ हो जाता है। या यूँ कहा जाए माँ और बच्चे के बीच में प्रेमत्व जो है या फिर जो उनके बीच का जो स्नेह है और अधिक बढ़ जाता है। जो दोनों ही माँ और बच्चे के शिशु के बीच का संबंध बहुत अधिक अच्छा देखा जा सकता है और साथ ही जो बच्चा है उसमें सुरक्षा की भावना भी पाई जाती है, क्योंकि जब एक महिला बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाती है तो वो बच्चा माँ की गोद में आने पे अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है और उसको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है। उसके अलावा माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होने से वृक्क पर कम भार पड़ता है और वृक्क को कार्य करने में आसानी भी रहती है, यानी कि वृक्क पर अधिक लोड नहीं आने पर वृक्क अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर पाता है। कई बार जैसे वृक्क का जो कार्य है, मूत्र छनन का कार्य, वो सुचारू रूप से होता है और सुचारू रूप से होने पर जो यूरिया का निष्कासन है वो एक सुचारू रूप से नियमित रूप से हो पाता है और जिसकी वजह से यूरिया का जो उसके जो है निष्कासन भी नियमित रूप से शरीर से होता है। और अगर देखा जाए कि बच्चे को जब जानवरों का दूध पिलाया जाता है तो उसमें प्रोटीन की मांग अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर उस दूध को पचाने में समय भी लगता है और वृक्क पर अतिरिक्त भार आ जाने पर वृक्क को अपना कार्य अधिक करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वृक्क है वो उसमें जो मूत्र छनन की क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है और जो यूरिया है उसका यूरिया का निर्माण होने के पश्चात समय पर उसका यूरिया का निष्कासन नहीं हो पाता है और अधिक कार्य करने पर बच्चे का जो वृक्क है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से शिशु जो है वो प्रभावित भी हो सकता है। फिर आता है खनिज लवणों की मात्रा।
खनिज लवण की जो मात्रा है की मात्रा कम होना भी कहा जा सकता है, क्योंकि माँ का जो दूध है उसमें कम मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, और जितने खनिज लवण की जो उसकी आवश्यकता है वो तो पूर्ण रूप से बच्चे की प्राप्त हो जाती है। जैसे कि दूध में उतनी ही मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जितनी शिशु को आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो खनिज लवण जो है माँ के दूध में नहीं पाए जाएंगे। उसके अलावा जो शिशु में है उसका जो स्वास्थ्य है साथ में उत्तम भी बनाए रखते हैं। कम मात्रा में खनिज लवणों के होने के कारण माँ के दूध में बफर क्षमता है वो भी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से जो आमाशयिक रस है या जो उसका पीएच है बहुत अधिक या कम नहीं होता है, यानी कि हमेशा नियमित बना रहता है। और जो बच्चे के द्वारा है माँ का जो दूध है वो आसानी से पचा भी लिया जाता है, जिसकी वजह से अगर देखें तो बच्चे को माँ के दूध को पचाने में अधिक समय भी नहीं लगता है। बच्चा जो है वो स्वस्थ तंदुरुस्त दिखाई देता है। तो ये तो हो गए कि माँ का दूध क्या होता है, किस प्रकार से उसमें महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे माँ के दूध स्तनपान कराते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब एक महिला बच्चे को दूध पिला रही है तो उनको स्तनपान कराते समय किन किन बातों पर अधिक गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर देखा जाए स्तनपान कराते समय महिला को एकदम शांत होना चाहिए। यानी कि जो एक महिला है जब बच्चे के साथ में है और बच्चा जब माँ के माध्यम से दुग्धपान करता है या एक महिला के द्वारा बच्चे को जब स्तनपान कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्तनपान कराते समय उस महिला को तनाव मुक्त होना चाहिए और चिंता मुक्त होकर ही वो आनंदमय रूप से प्रसन्नचित होकर खुश होकर बच्चे को दूध पिलाएगी। तो उसकी वजह से दुग्ध का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होगा, और साथ ही शिशु को जो प्रति माता का जो हृदय है उस माता के हृदय में ममत्व दुलार स्नेह जो है वो बच्चे के लिए बढ़ेगा, और साथ में जो सुखद भावनाएं हैं वो बच्चे के लिए देखी जा सकती है। दूसरा, जब स्तनपान कराया जा रहा है तो स्तन जो है उनकी साफ सफाई भली प्रकार से कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है स्तनों पर माँ के स्तनों पर अतिरिक्त दुग्ध निकलने पर दुग्ध का जमाव हो जाता है या फिर पसीना वगैरह लगने की वजह से बच्चे के मुख के माध्यम से वो बैक्टीरिया वगैरह का जो प्रवेश है उसके शरीर में हो जाता है। तो इन सभी की साफ सफाई का पूरा जो ध्यान एक महिला को रखना चाहिए। स्तनपान कराने से पहले माता को अधिक पर्याप्त मात्रा में जितनी उसके शरीर की मांग है उतनी मात्रा में तरल पेय पदार्थ जो है, जैसे कि फलों का रस, सूप है, छाछ है, पानी है, जूस वगैरह है, जो भी है इन सभी की मांग को पूरा कर लेना चाहिए या अधिक पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिसकी वजह से भी दुग्ध का निर्माण अधिक होता है। और समय पर महिला को और रात्रि में और समय पर सुबह में भी महिला को अधिक मात्रा में पानी वगैरह का सेवन भी करते रहना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में दूध का जो है माँ के अंदर निर्माण होता है और बच्चे की जो दूध की मांग है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। शिशु को दूध पिलाते समय उसको गोद में लेकर प्रेम पूर्वक स्नेह करते हुए प्यार करते हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाते समय उसके सर के नीचे एक हाथ को रखा जा सकता है और दूसरे हाथ को अपने स्तनों को पकड़ते हुए आसानी से बच्चे के मुख में ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को दूध पीने में कोई समस्या ना हो और बच्चा आसानी से दूध का पान कर सके। फिर रहता है स्तनपान करते समय माँ को हमेशा बच्चे के जो सिर है उसको बाह का सहारा देना चाहिए, उसको थोड़ा ऊंचाई पर रखना चाहिए ताकि जब बच्चा दूध पिए तो आसानी से पिए और सीधा आमाशय में पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के सर के नीचे हाथ ना रखा जाने पर या सर को थोड़ा सा ऊंचाई पर ना रखने पर बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद में मुख के माध्यम से दूध को उलट देता है या बाहर निकाल देता है।
तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बच्चे को जब दूध पिलाया जा रहा है तो सर पे हाथ घुमाया जा सकता है, सर के नीचे बाह का सहारा देकर उसको थोड़ा ऊपर किया जा सकता है, ताकि बच्चा आसानी से दूध पिए और उसका जो प्रवेश है आमाशय के अंदर हो और वापस जो दूध उलटने का कारण ना हो। साथ में दूध पिलाने के बाद तुरंत बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर थपथपाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को मुख के माध्यम से अगर अतिरिक्त वायु प्रवेश कर गई है तो उस वायु को बाहर निकाला जा सकता है और बच्चे को डकार आ जाती है, जिससे कि बच्चे को पेट फूलने, पेट दर्द की संभावना नहीं रहती है। जब भी बच्चे को स्तनपान करवाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एक महिला को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब उसको दूध पिलाया जाए तो एक हाथ के माध्यम से अपने स्तनों को पकड़कर निप्पल को सही प्रकार से बच्चे के मुख के माध्यम में देना चाहिए और ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि स्तनों के दबाव से बच्चे का नाक ना दबे और बच्चे की जो श्वसन प्रक्रिया हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए महिलाओं को बच्चे को दुग्धपान कराना चाहिए। कभी भी लेटकर स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेटकर दूध पिलाने से बच्चों में शिशु में कान बहने की समस्या को देखा जा सकता है, यानी कि शिशु में कान के बहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब भी शिशु को स्तनपान करवाया जाए तो स्तनपान करवाने की स्थिति में बच्चे को 10-10 मिनट दोनों स्तनों के माध्यम से दुग्ध का पान करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो मांग है वो एक ही स्तन के माध्यम से पूरी नहीं होती है और अगर महिला के द्वारा सिर्फ एक ही स्तन के माध्यम से दुग्धपान करवाया जाता है तो कई बार दूसरे स्तनों में भारीपन हो सकता है, जिसकी वजह से महिला में ऐंठन वगैरह देखी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए महिला को बारी बारी दोनों स्तनों के माध्यम से बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। शिशु के जन्म के पश्चात 2 से 3 सप्ताह तक शिशु को 3-3 घंटे के अंतराल पर स्तनपान करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि जो नवजात शिशु है वो ठीक प्रकार से दूध को पचा नहीं पाता है और माँ को ये भी ज्ञात नहीं होता है कि बच्चे ने दूध पचा लिया है या नहीं, या उसको भूख लगी है या नहीं। और बार बार बच्चे को दूध पीने की क्षमता हर बच्चे में अगर देखी जाए तो अलग होती है। बच्चे की अगर मांग है, जैसे कि बच्चे के द्वारा भूख लगने पर, रोए जाने पर या बच्चा जब मांग कर रहा है तब उसको दूध पिलाया जा सकता है। बार बार बच्चे को ज़बरदस्ती दूध पिलाना नहीं चाहिए। बच्चा एक बार में जब दूध पीता है तो भरपेट दूध पी लेता है, तो यानी कि जब बच्चे को वापस दूध पिलाया जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल रखकर बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए। स्तनपान कराने के बाद बच्चा संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न और आनंदमय दिखे तो उसको गोद से उतार देना चाहिए, वरना अगर बच्चा गोद से ना उतरे, रोए, चिड़चिड़ापन वगैरह है तो अभी भी बच्चा भूखा है, उसको दूध की और मांग है तो उसको वापस से दूध पिलाना चाहिए। जब छोड़ ना दे तब तक। और बच्चे को स्तनपान कराने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में अगर बच्चा वापस रोने लगता है तो समझना चाहिए कि शिशु ने दूध जो पिया है वो दूध भरपेट नहीं पिया है, तो या फिर बच्चे को पीने में कोई समस्या हुई है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए शिशु को वापस से दूध पिलाया जा सकता है, जिससे कि बच्चे की जो स्तनपान की मांग है वो पूरी हो जाए। स्तनपान के बाद में शिशु का जो मुख है हमेशा एक स्वच्छ कपड़े के माध्यम से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दूध पीते समय कई बार बच्चे के मुख पर दूध लग जाता है और वो बाद में दिखाई देता है, यानी कि उसको साफ़ करके बच्चे के मुख को साफ़ किया जा सकता है। स्तनपान कराने के बाद